हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड क्लासेज पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग सामाजिक विज्ञान में जो कि क्विक रिवीजन का अध्ययन कर रहे हैं, उसका इतिहास वाला पोर्शन कर चुके हैं, उसकी वीडियो बन चुकी है। अब हम लोग भूगोल वाले पोर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आज तीसरा चैप्टर जो कि जल संसाधन है, इसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इसका शॉर्ट रिवीजन जल संसाधन का। तो जल संसाधन के शॉर्ट रिवीजन में है पहले कि जल जीवन के लिए आवश्यक एवं बहुमूल्य संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। प्रयोग में आने वाले स्वच्छ जल, सतही अपवाह और भौम जल जो कि भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिनका पुनर्भरण व नवीकरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। जल संसाधन का अर्थ: पृथ्वी के भूतल पर द्रव, ठोस एवं वाष्प के रूप में उपलब्ध जल को जल संसाधन कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से 97.5% भाग समुद्रों में खारे पानी के रूप में है तथा 2.5 भाग मीठे पानी का है। मीठे पानी का 2/3 भाग ग्लेशियर तथा ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, जबकि शेष दूषित जल धरातली जल के रूप में उपलब्ध होता है। जल का महत्व: पृथ्वी जल की समस्त वनस्पतियों, पशु पक्षियों तथा मानव जीवन का मूल आधार है। जल का उपयोग कृषि, उद्योगों, परिवहन, ऊर्जा, मत्स्य पालन, पर्यटन व विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्यों में किया जाता है। भारत में जल संसाधन: भारत के जल संसाधन को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है कि भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का 4% भाग ही उपलब्ध है। प्रत्येक वर्ष वर्षा के लगभग 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। किलोलीटर होना चाहिए ना, जिसका लगभग 1/3 भाग वाष्पीकृत हो जाता है तथा अधिकांश भाग अर्थात 45% भाग ढाल के अनुरूप बहकर झीलों, तालाबों, नदियों में चला जाता है। इस जल को धरातली अथवा सतही जल भी कहा जाता है। इसी तरह वर्षा के जल की कुछ मात्रा लगभग 22% मिट्टी में प्रवेश कर भूमिगत हो जाता है, जिसे भूमिगत जल अथवा अधोभौम जल कहते हैं तथा जल का 60% भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। जल के स्रोत: जल के कौन कौन से स्रोत हैं? उपलब्धता के आधार पर जल के 3 स्रोत बताए गए। पहला है महासागरीय जल। महासागरीय जल के अंतर्गत महाद्वीपों के मध्य स्थित सागर, लघु सागर तथा खाड़ी का जल भी शामिल है। समुद्री जल: भारत की मुख्य भूमि के 3 ओर लगभग 6100 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। इस प्रकार भारत का प्रायद्वीपीय भाग समुद्री जल संसाधन से संपन्न है। स्थलीय जल: धरातल अर्थात भूमि के सतह पर पाए जाने वाले जल को स्थलीय जल कहा जाता है। यह मुख्यतः 3 रूपों वर्षा जल, नदी जल व जलाशयों, तालाबों एवं झीलों के रूप में पाया जाता है। भारत के तालाबों में 90% तालाब दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तीसरा है हमारा कि भूमिगत जल या अधोभौमिक जल। वर्षा जल का कुछ भाग भूतल की मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है, जो भूमि में एकत्रित हो जाता है। इसे ही भूमिगत अथवा अधोभौमिक जल कहा जाता है। जल की दुर्लभता: जल की मांग की तुलना में जल की मात्रा कम होना जल दुर्लभता कहलाती है। जलाभाव अथवा जल की कमी के कारण: स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कनमार्ग के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है। जल की कमी के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? अत्यधिक प्रयोग व समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, अत्यधिक जनसंख्या, कृषि सिंचाई में बड़ी मात्रा में उपयोग, बढ़ता प्रौद्योगिकीकरण और शहरीकरण, जल प्रदूषण। द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSI 1999 के अनुसार बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है और छोटी नदियाँ जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं। जल संसाधन का प्रबंधन:
जल की कमी को कम करने के लिए प्राचीन समय में जल को अनेक प्रकार से संरक्षित किया जाता था, जो कि आधुनिक समय में भी जारी है। स्वतंत्रता के पश्चात इस समस्या को कम करने के लिए बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को शुरू किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उनके अनुसार यदि परियोजनाओं के कारण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ईसा से 1 शताब्दी पूर्व इलाहाबाद के निकट श्री गंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था। कलिंग, ओडिशा, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर और कोल्हापुर में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि प्राचीन काल से हैं। भोपाल में सबसे बड़ी कृत्रिम झील स्थित है, जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। पहला है कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, जो कि 22% भाग की प्राप्ति होती है हमें विद्युत ऊर्जा। मृदा का संरक्षण करना, बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई में उपयोग करना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन, जल परिवहन और पर्यटक को बढ़ावा देना। ये हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य हैं। परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव या सीमाएं, भाई लाभ है तो हानि भी उसमें होगा कुछ। पहला हानि यही है कि पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। भाई जहाँ बांध बनता है वहाँ जलमग्न हो जाता है सब। मृदा की उर्वरता पर प्रभाव पड़ता है, समाज पर प्रभाव पड़ता है, जलीय जीव पर प्रभाव पड़ता है, फसल प्रतिरूप में बदलता है, प्रादेशिक जल विवाद उत्पन्न होता है, सतह में तलछट का भारी जमा हो जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध आंदोलन भी हुए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के आंदोलन विरुद्ध पर्यावरण आंदोलन, विस्थापन, पुनर्वास, आजीविका की समस्या को लेकर किए गए। जैसे गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर बांध परियोजना के विरुद्ध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। इसी प्रकार भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना के विरोध में सामाजिक आंदोलन, उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर रिहंद बांध घाटी परियोजना के विरोध में भी सार्वजनिक आंदोलन हुए थे। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागतों और लाभों को साझा करने के संबंध में अंतर्राज्यीय जल विवाद भी सामान्य है। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। भारत की कौन कौन सी प्रमुख हैं? पहला है हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना। ये कहाँ है? यह परियोजना पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के संयुक्त प्रयास से 1963 में पंजाब के रोपड़ जिले में भाखड़ा नामक स्थान पर सतलुज नदी पर निर्मित की गई थी। इस परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके अतिरिक्त भाखड़ा बांध सतलुज नदी के आर पार 518 मीटर लंबा तथा 235 मीटर ऊंचा है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा बांध है। भाखड़ा से नीचे नांगल नामक स्थान पर एक अवरोधक नांगल बांध बनाया गया है, जो विश्व का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा बांध का जल इसके पीछे निर्मित गोविंद सागर जलाशय में एकत्रित किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 1024 मेगावाट जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। इसके अतिरिक्त भाखड़ा बांध से निकलने वाली नहरों से 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जा रही है, जिससे इन क्षेत्रों के राज्यों की कृषि व उद्योग से अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा हमारा दामोदर घाटी, जो कि दामोदर नदी पर है। यह परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना हुगली की सहायक नदी दामोदर उद्गम छोटा नागपुर की पहाड़ी झारखंड पर निर्मित की गई है। वर्ष 1948 में भारत सरकार ने दामोदर घाटी सर्वांगीण विकास के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की। दामोदर घाटी निगम इस क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए योजनाएं भी संचालित
करती है। दामोदर नदी घाटी में कई बांधों का निर्माण किया गया है, यथा बाराकर नदी पर मैथन बांध, बाल पहाड़ी पर तिलैया बांध, दामोदर नदी पर पंचेत हिल एयर बर्मो बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध और दुर्गापुर के निकट बैराज बांध। इस परियोजना से लगभग 6,600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका लाभ झारखंड व पश्चिम बंगाल के उद्योगों को मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें दोनों राज्यों में 74 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल को बाढ़, मृदा क्षरण व भूक्षरण की समस्या से निजात एवं बांधों में मत्स्य पालन किया जा रहा है। अगला हमारा है हीराकुंड बांध। यह उड़ीसा राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका निर्माण महानदी पर हीराकुंड नामक स्थान पर किया गया है। महानदी पर बांधों हीराकुंड, टिकरापारा व नराज का निर्माण किया गया। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि 4.8 किलोमीटर लंबा है। इसका महत्व क्या है? इस परियोजना में 3 विद्युत केंद्रों को स्थापित किया गया है, जिनकी क्षमता 3,055 हजार किलोवाट है तथा 3 नहरों बेरागढ़, ससबल और संभलपुर का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के द्वारा 2.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, जिससे 7.5 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन संभव हुआ है। अगला हमारा रिहंद बांध है। रिहंद बल्लभ पंत सागर परियोजना तथा रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाने जाने वाली यह परियोजना उत्तर प्रदेश की एकमात्र सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के निर्माण सोन नदी के सहायक रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 1966 में स्थापित किया गया। इस बांध की पृष्ठभूमि में गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जलाशय का निर्माण क्षमता 10,608 लाख घन मीटर किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। साथ ही इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में 34 लाख हेक्टेयर भूमि पर नहरों से सिंचाई की जाती है। अगली हमारी है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध विश्व का 5वां तथा भारत का सबसे ऊंचा 260 मीटर ऊंचा बांध है, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी व भिलगना के संगम पर बना हुआ है। इस बांध के निर्माण वर्ष 1994 में आरंभ किया गया, जो वर्ष 2006 से कार्यरत है। इसके अंतर्गत 3 विद्युत संयंत्र, टिहरी बांध एवं जल विद्युत संयंत्र 1000 मेगावाट, कोटेश्वर जल विद्युत संयंत्र 400 मेगावाट तथा टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र 1000 मेगावाट स्थापित किया गया है, जिससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें गंगा यमुना दोबाव में 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई तथा दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के तलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर निर्मित की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 815.6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में घरेलू व औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश की 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि पर भी सिंचाई की जाती है। अगला हमारा तुंगभद्रा परियोजना है। यह परियोजना कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1956 में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत स्थापित 2 विद्युत गृहों में 72,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। साथ ही इससे निकली नहरों से कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की 3.32 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह राजस्थान की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना तथा विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के लिए जल की आपूर्ति पोंग जलाशय से होती है। इस नहर का उद्गम सतलुज तथा ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से होता है। उल्लेखनीय है कि इस नहर का शुभारंभ 1958 में हुआ था और वर्ष 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। हरिका से रामगढ़ तक प्रमुख नहर की लंबाई 680 किलोमीटर है। इस नहर के 2 भाग हैं। 204 किलोमीटर लंबी नहर
राजस्थान की सहायक नहर जिसका 167 किलोमीटर लंबा भाग पंजाब और हरियाणा में तथा 37 किलोमीटर भाग राजस्थान में पड़ता है और 445 किलोमीटर लंबी नहर राजस्थान में पड़ती है। अन्य नदी घाटी परियोजना में क्या क्या है? देखिए, नदी घाटी परियोजना और किस नदी पर है? सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है। भाखड़ नागर परियोजना पढ़े हम लोग सतलुज नदी पर। टिहरी परियोजना भागीरथी गंगा नदी पर है। नरौरा परियोजना गंगा नदी पर है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। गांधी सागर चंबल नदी पर। कोटा बैराज चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर नर्मदा पर है। कोयना कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा भी कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड परियोजना भी महानदी पर है। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर है। मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर है। तिलैया दामोदर नदी पर है। कृष्णराज सागर कावेरी नदी पर है। जल संरक्षण। जल संरक्षण क्या होता है? जल संरक्षण से तात्पर्य जल संसाधन के समुचित व बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग से है। इसके अंतर्गत जल की अनावश्यक खपत तथा इसके समाप्त होने की आशंका को रोकथाम, परिरक्षण और नवीकरणीकरण शामिल है। नवीनीकरण। जल संरक्षण की आवश्यकता। जल संरक्षण की आवश्यकता को निम्न तथ्यों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पहला हमारा इसमें है कि जल समस्त प्राणी के भोजन, जीवन, कृषि, व्यवसाय और जलवायु निर्माण आदि के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में मानवीय क्रियाकलापों के कारण अथवा औद्योगिक विकास के कारण जल में तीव्र गति से प्रदूषण हो रहा है, जो जल की गंभीर समस्या को पैदा करता है। अतः जल में इन्हीं गंभीर संकटों से निपटने के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता है। जल संरक्षण के उपाय क्या है? हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? भूजल प्रबंधन। पहले तो हम भूजल प्रबंधन कर सकते हैं। इसके तरफ भूमिगत जल का प्रयोग सीमित मात्रा में सुनियोजित तरीके से किया जाना चाहिए। जल प्रबंधन का महत्व क्या क्या है? जल प्रबंधन के द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराया जा सकता है, भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सकता है। भूजल संभरण अथवा पुनर्भरण। भूजल का एक भाग उपयोग होने के पश्चात भूजल की पुनः पूर्ति लंबे समय के पश्चात हो पाती है, अतः इसकी खपत पुनः पूर्ति के अनुपात में भी होनी चाहिए। भूजल का संतुलन दो बातों, विवेकपूर्ण दोहन और वर्षा की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल का पुनः उपयोग करने के लिए उसका संरक्षण एवं भंडारण करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल संग्रहण के कई लाभ होते हैं, यथा जैसे कि प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप में पीने के पानी का प्रमुख स्रोत तथा इसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। भारत में वर्षा जल संचय की विधि कौन कौन सी है? पहला है खादीन और जोहड़। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में यह विधि प्रयुक्त की जाती है। छत वर्षा जल संग्रहण। छत पर वर्षा को पानी को हम टैंक बनाकर रोक लेते हैं। टैंक में भी रोक लेते हैं। बाल जल वाहिकाएँ बनाकर बाल को एक गड्ढे में नलिका बनाकर बाढ़ के पानी को ले जाते हैं। गुल तथा कूल पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग होता है। बांस स्ट्रिप सिंचाई परियोजना नदी बनाकर तालाब और झरनों में एकत्रित कर लेते हैं। जल की उचित वितरण व्यवस्था क्या है? जल को उचित वितरण के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जा सकता है। पहला कि जल का वितरण पाइपों द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे जल साफ रहे व जल का हानि न हो, मतलब जल नुकसान न हो। जल संचय करने वाले जलाशयों व नहरों आदि को पक्का बनाया जाना चाहिए, जिससे इनके द्वारा सोखे जाने वाले जल को बचाया जा सके। खेतों में सिंचाई के लिए बौछार प्रणाली स्प्रिंकलर्स सिस्टम का प्रयोग करके जल को बचाया जा सकता है। शिलांग में वर्षा जल संग्रह मौसिनराम, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% भाग की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से की जाती है। वहाँ क्या है कि हमेशा बारिश होती रहती है।
चलिए इस तरह से हम लोग ये चैप्टर आज ख़त्म कर दिए। इसका क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।